हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो अल्फा डीके पढ़ चुके थे उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव डीके देखेंगे, और साथ में ही जो रेडियो एक्टिविटी डीके की जो रेट होती है, इन सारी चीज़ों का आज हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं हम अपने बीटा डीके से। बीटा डीके हमारे दो तरह के थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। ये किस तरह से डिफाइन हुए थे? अपन समझे थे कि जो हमारा एनजेड ग्राफ होता है, स्टेबिलिटी कर्व होता है, और कुछ इस तरह का था। याद करो, अपन पढ़े थे कि ये हमारी n इज इक्वल टू जेड लाइन थी, तिरछी बन गई, ठीक है ना, इस तरह से कुछ थी। ठीक है, ये हमारी n इज इक्वल टू जेड लाइन थी, और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी कर्व बना था वो कुछ इस तरह से बना था कि कुछ इस तरह से बन रहा था स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है। और इसके चारों तरफ कुछ इस तरह के जो हमारे पास एटम्स थे, सॉरी एलिमेंट्स थे, ठीक है, कुछ इस तरह से थे। मैंने बताया था कि जो डार्क लाइन है ये आपकी बताती है कि जो स्टेबल, परफेक्टली स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, और जो इधर उधर जो हल्के हल्के डॉटेड हैं ये आपके अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, और ये हमेशा स्टेबल होने का प्रयास करते हैं। ठीक भाई, तो इधर जो एलिमेंट्स थे, जो इस लाइन की इस तरफ जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, तो प्रोटॉन छोड़ के स्टेबल होना चाहेंगे। और जो ये जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन थे ये न्यूट्रॉन छोड़ के स्टेबल होना चाहते हैं। ये कल बात करी थी, बात ये कर रहे थे कि जो प्रोटॉन गेन करने, अब गेन करने का तो वहाँ पे कोई सवाल नहीं उठता, तो अपन बात कर सकते हैं न्यूट्रॉन छोड़ के, या बोल सकते हैं कि ये प्रोटॉन को सॉरी ये जो थे ना, हाँ, ये न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल देंगे। यानी प्रोटॉन गेन करने का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल देंगे। और ये वाले क्या थे? प्रोटॉन को सिंपल समझते हैं, प्रोटॉन को, ये वाले जो होंगे ये प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज कर देंगे, और ये वाले जो होंगे वो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीटा प्लस डीके, और इसको बोलते हैं बीटा माइनस डीके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हमारे पास बीटा प्लस डीके क्या होता है। ठीक है, तो एक बात हमें ये समझ आ रही है कि जो बीटा प्लस डीके इसमें होने का क्या वाला है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। यहां तक बात समझ आ रही? प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। ठीक भाई, अब देखो फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास कोई एक एलिमेंट है x, क्या चीज? x, ZXA। ठीक है, अगर ये एक न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करेगा, इसका मतलब ये है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन में, यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एक कम हो रहा है। न्यूट्रॉन तो मतलब सिंपल सी बात है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल तो होता नहीं। इसका मतलब है जेड में कमी आ रही है, जेड में एक की कमी आ रही है, लेकिन ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा तो ए तो ओवरऑल बैलेंस ही रहेगा। ठीक है ना, तो ए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और साथ में निकल क्या रहा है हमारे पास? ए इस तरह से बन गया हमारे। कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, ऐसे समझ लो, हमारे पास एक पॉजिट्रॉन निकलता है, प्लस चार्ज एक यहाँ से निकल गया, तभी यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ गया। ठीक भाई, ये रिएक्शन समझ आ रही है? हमारे पास क्या था? एक एक्स एलिमेंट था, इसमें जेड हमारे पास प्रोटॉन थे, ए हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, तो एक हमारे पास प्लस चार्ज निकल गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? Z-1। इसी वजह से ये क्या हो गया हमारा? प्रोटॉन चेंजिंग इनटू न्यूट्रॉन, तो ये हो गया हमारा बीटा प्लस डीके। ठीक भाई, अब दूसरी बात करते हैं, जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का क्या मतलब है कि हमारे पास प्लस चार्ज जो है वो पॉजिट्रॉन की फॉर्म में बाहर निकला। पॉजिट्रॉन जो होता है उसका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। बहुत कम का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31, तो वही पॉजिट्रॉन का भी मास होता है, प्लस चार्ज है एक तरह से। तो होता क्या है, ध्यान से देखो कि जब भी ये पॉजिट्रॉन यहाँ पर बना, और साथ में, सॉरी यहाँ पर वाई है, ठीक है, तो जब ये दोनों एलिमेंट्स बने तो उससे क्या होता है कि जो पॉजिट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन जो होता है वो मच लेस देन होता है मास ऑफ वाई से। यहाँ तक बात क्लियर? तो जब ये बहुत कम होता है तो आप एक बात जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हम किस तरह से लिखते हैं? p²/2m, ये फॉर्मूला पढ़ा है, p²/2m। ठीक भाई, तो अगर हम मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व्ड रहा है, तो मोमेंटम अगर कंजर्व्ड रहेगा तो यहाँ पर जो मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो मास जिसका बड़ा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और मास जिसका कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी चूंकि
my is much greater than mass of positron. That's why kinetic energy of y is much less than kinetic energy of positron. बात क्लियर? इसका मतलब है जो भी यहाँ पर एनर्जी, अब देखो सिंपल सी बात, जिससे अल्फा डीके में किया था, इसका जो मास होगा वो इन दोनों के मास थोड़ा सा ज्यादा था, तो वो मास रिलीज कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी के फॉर्म में जो रिलीज हुआ वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी किसको? केवल और केवल पॉजिट्रॉन को। हम इसको लगभग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है वो किसको मिल जाएगी? पॉजिट्रॉन को। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब काइनेटिक एनर्जी में पता हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन कितनी है? Q, और Q हम किस तरह से निकालते हैं? Q हम किस तरह से निकालते हैं? डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। और डेल्टा M का मतलब क्या है? मास ऑफ X, न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस है ना, मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y माइनस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। करेक्ट है? मास को हम चेंज कर देंगे, इस न्यूक्लियस के मास को हम चेंज कर देंगे एटॉमिक मास में। तो एटॉमिक मास में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं मास ऑफ एटम ऑफ X माइनस Z इलेक्ट्रॉन है, तो Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है? माइनस Y में कितने इलेक्ट्रॉन है? Z माइनस 1। ठीक भाई, मास ऑफ Y, ठीक है, माइनस Z माइनस 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है? कोई दिक्कत? और मास ऑफ पॉजिट्रॉन क्या है? वो तो खुद ही मास ऑफ पॉजिट्रॉन के बराबर है। ठीक भाई, तो मास ऑफ पॉजिट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा, कुछ गड़बड़ किया गया मैंने, देखो ध्यान से, माइनस माइनस ये हुआ प्लस, है ना, और यहाँ पर एक ब्रैकेट है ये, तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यानी दो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ इस तरह से आ गया, सॉरी, मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। ये आ गई हमारी Q की वैल्यू। और Q की वैल्यू पता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, सॉरी पॉजिट्रॉन पता हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन से हम क्या समझ सकते हैं कि हम इसको जो, भाई अब क्या करेंगे, वही जो कल एक्सपेरिमेंट किया था कि इसको मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएंगे, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि ये चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में। अब बात ये करी थी कि जब हम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएंगे, ये जो हमारे पास पॉजिट्रॉन निकलेगा, उस पॉजिट्रॉन को जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएंगे तो होगा क्या, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हम इसको एंटर करा रहे हैं। अब फिर से वही होगा कि ये एक पर्टिकुलर रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन करने लगेगा, और उस रेडियस को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? mv/qb बात करी थी, और इसको चेंज किया था √2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन बाई QB। ये सारी चीजें हमको पता है। थ्योरेटिकली हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली जब रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं तो जब यहाँ से हम उस पॉजिट्रॉन को डालेंगे तो हमें पता होगा कि कितनी रेडियस पर ही आने वाला है, और हमें अगर ये पता है कितनी रेडियस पर आने वाला है उतनी पर ही आ जाएगा, तो मतलब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं सब कुछ सही है। ठीक भाई, तो हमने किया क्या, वो जो पॉजिट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, या छोड़ दिया मैंने पॉजिट्रॉन, ठीक है, यहाँ से जो पॉजिट्रॉन निकलेंगे वो होगा क्या कि जब यहाँ से ये निकलेंगे तो कुछ तो सही सही निकल आएंगे इसी रेडियस से, लेकिन जो बाकी नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन है वो कुछ इस तरह से आएंगे। कल जो बात करी थी उसमें क्या बात करी थी, मैंने सिर्फ 2 या 3 ही दिखाए थे आपको, जो एक्स्ट्रा हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स निकले थे। लेकिन इसमें क्या होता है, लगभग हर रेडियस पर हमको पॉजिट्रॉन मिलते हैं। तो वहां पर हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, जो साइंटिस्टों ने देखा था कि वहां पर एक गामा फोटोन निकला था। क्या निकला था? गामा फोटोन। लेकिन इसमें जो ये एनर्जी लॉस हो रही है, जो कि हमारे पॉजिट्रॉन इधर की तरफ से निकल रहे हैं, वहां पे जो एनर्जी जा रही है वो कहाँ जा रही है, तो दैट इज गॉन इनटू अ न्यूट्रिनो। एक एक्स्ट्रा पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। बात क्लियर ना? तो ये जो अतिरिक्त एनर्जी गई वो कहाँ गई? न्यूट्रिनो में। तो यहाँ पर एक जो अगला पार्टिकल निकला वो क्या निकला है? न्यूट्रिनो। यहाँ तक बात क्लियर? तो जो कंप्लीट रिएक्शन बनती है क्या बनती है? प्रोटॉन चेंज इन न्यूट्रॉन, और वहां से एक पॉजिटिव चार्ज निकल जाता है, यानी एक पॉजिट्रॉन निकल जाता है, और एक जो बची हुई एनर्जी है वो न्यूट्रिनो के फॉर्म में निकलती है। न्यूट्रिनो अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे, अभी कोई इनका खास बात नहीं करनी है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। और इसके फॉर्म में यहाँ पे जो अतिरिक्त एनर्जी होती है वो निकल जाती है। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह से जो हमारे पास पॉजिट्रॉन के बची हुई एनर्जी इसके फॉर्म में निकल गई। ठीक भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है?
तो दिस वाज ऑल अबाउट बीटा प्लस डीके। अब सिमिलरली हम क्या बात करते हैं, बीटा माइनस डीके। अब किसकी बात करते हैं अपन, बीटा माइनस डीके। बहुत इस पर चर्चा करने कोई खास जरूरत है नहीं, अगर बीटा पॉजिटिव समझ आ गया तो बीटा नेगेटिव सेम चीज़ है। हमें फिर से वही क्या करना है, हमें करना है कि एक, अब उसमें क्या कर रहे थे कि हम प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल रहे थे, ये कर रहे थे ना। हाँ, अब क्या करेंगे, हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज करेंगे। तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो उस एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से निकलता क्या है, इलेक्ट्रॉन। उसमें जो साथ, अब देखो फिर से वही पूरी चर्चा करने कोई फायदा नहीं है, उसमें क्या निकला था, न्यूट्रिनो निकला था। इसमें एक अतिरिक्त जो पार्टिकल निकलता है दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। फिर से वही उसी तरह का ग्राफ आता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम उसमें डालेंगे, फिर से वो एक रेडियस में निकलेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम रेडियस पर निकलेंगे। क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल अलग से निकल रहा है। ठीक है, वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो किस तरह से निकाल रहे थे हम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो थी वो क्यू के बराबर ही थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो क्यू के बराबर ही थी। और क्यू किस तरह से निकाल रहे हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम किस तरह से करते हैं, यहाँ मान लो एक पार्टिकल है एक्स, वो चेंज हुआ वाई में, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है ना, तो मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आप कैलकुलेट करो। ठीक है ना, सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर से इसको चेंज करो, इसको जो यहाँ पर एक्स था उसको जो जेड एक्स ए मान लिया, तो जब प्रोटॉन बन जाएगा तो उसमें जेड में एक बढ़ोतरी हो जाएगी, यहाँ पे हो गया ए। ठीक है, यहाँ पे रख दो, क्या आ जाएगा, मास ऑफ एक्स माइनस जेड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब वाई रखेंगे तो वाई में क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाई माइनस जेड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ठीक है ना, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का, यहाँ नेगेटिव का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हुआ ये। ठीक है, और प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, केवल एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। ये हो जाती है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है अगर हमको, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कितनी रेडियस में निकल रहा है, पूरा सेम प्रोसीजर। फिर देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कम रेडियस पर निकल रहे होंगे। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे एक पार्टिकल निकलता है दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, वो सारी रिएक्शन को बैलेंस कर लेता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बीटा माइनस डीके। आई होप ये बात समझ आ गई। अब देखो जबरदस्ती इसको घसीट लंबा सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं उसको डिस्कस करने का इतना ज़्यादा, कि अपन अल्फा पहले डीके सीखे, उसी में गामा डीके सीखा, फिर बीटा पॉजिटिव सीखे, तो बीटा नेगेटिव सिमिलर होता है बिल्कुल, बस उल्टा चार्ज उल्टा हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, नोट करो फटाक से। अभी तक हम लोगों ने ये बात कर ली कि हमारे पास बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, अल्फा डीके कल सीख चुके थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, किस तरह से एक रेडियो एक्टिविटी डीके होता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स निकलते हैं और क्या उनकी एनर्जी होती है, किस तरह से उसकी रेडियस कैलकुलेट करती है, सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं इसकी रेट पर। बात करी थी ना कि दो एस्पेक्ट हैं, एक एनर्जी पे चर्चा, एक रेट पे चर्चा। अब बात करते हैं रेट, किस तरह से बात करते हैं। तो जो इसको हम बोलते हैं क्या, कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। देखो ध्यान से, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके से हम क्या समझते हैं कि कोई भी हमारा रेडियो एक्टिव पार्टिकल है वो कितनी तेजी से डिके हो रहा है। तो इसको बताने के लिए हमारे पास फेमस लॉ होता है दैट इज रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ। ये क्या बोलते हैं कि जो रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी रेट ऑफ डिके, मान लो कि पार्टिकल्स को हम एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो रेट को किस तरह दिखाएंगे, डी एन बाई डी टी, और डिके हो रहा है तो माइनस साइन। ठीक है, तो रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एट दैट इंस्टेंट। दीज आर द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। कि ये रदरफोर्ड और सोडी ने लॉ दिया कि जो रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक भाई, इसको अगर अपन ध्यान से देखें, देखो यहां से ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा देंगे, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा दिया इनटू एन। ठीक है, अब एक काम करो, एन को उठा के इस तरफ ले और डी टी को उठा के उस तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा, डी एन माइनस भी उधर ले चलो, डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। करेक्ट है, इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा,
ये आ गया ln n, करेक्ट है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। लिमिट लगा लो कि जब शुरुआत में जो हमारे पार्टिकल्स थे दैट आर एन नॉट, जो टी इज इक्वल टू 0 पे थे, ठीक है, और टी इज इक्वल टू टी पे आके मान लो एन हो गए, ठीक है, तो लिमिट इज फ्रॉम एन नॉट टू एन, करेक्ट है, लगा दो, क्या आ जाएगा, ln n बाई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ln उधर ले जाएंगे, ई रेस्ट पावर चढ़ जाएगा वहां पर, क्या आ जाएगा, n बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एन नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी। यानी किसी भी समय पर जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल होंगे उनका अगर नंबर निकालना, n क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है ना, तो वो किस तरह से निकालेंगे, एन नॉट जो शुरुआत में पार्टिकल्स थे इनटू दिस फैक्टर। बात क्लियर है। यहां पर जो लैम्डा है, लैम्डा को बोलते हैं डिके कांस्टेंट। क्या चीज, डिके कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करो तो ग्राफ किस तरह से आएगा, देखो, समय अगर 0 की बात करें तो 0 समय पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे दैट वाज एन नॉट, ठीक है, मतलब यहाँ कहीं था, और ये ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स के फॉर्म में घट रहे हैं और धीरे 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 क्या 0 की तरफ टेंड हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, टी, और इधर क्या है, एन। बात क्लियर, यहाँ पे क्या है, एन नॉट। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही ये टोटल क्वांटिटीज होगी 0 होगी, यानी अगर समय हम इन्फिनिटी की बात करें तो वहां पर जाकर के ही हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 0 पहुंच जाते हैं, वरना तो इस t इज इक्वल टू इन्फिनिटी कभी अचीव होता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग कभी 0 तो होते ही नहीं है, मतलब धीरे 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 वो डिके तो होता है मगर कंप्लीटली कभी 0 नहीं हो पाता है। बात क्लियर है। तो ये बात हो गई कि किसी इंस्टेंट पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जो किसी इंस्टेंट पर जो रिमेनिंग पार्टिकल्स है, जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं, उनको किस तरह से दिखाएंगे, ध्यान देखो, n इज इक्वल टू, ये किसी टाइम पर बचे हुए पार्टिकल्स, इसको आप n डैश से दिखा दो, ठीक है ना। तो किसी टाइम पर जो पार्टिकल्स नहीं एक सेकंड, क्या बोलते हैं मैंने, किसी टाइम पर जो डिके हो चुके हैं पार्टिकल उनका नंबर है, ठीक है ना। तो डिके कितने हो चुके हैं, पहले n नॉट थे, ठीक है, बचे कितने हैं, एन नॉट माइनस सॉरी ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, एन नॉट माइनस लैम्डा रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये वो न्यूक्लियस हैं जो कि डिके हो चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि टोटल में से जो अभी हैं उनको हम घटा दिया, तो ये कितना आ गया, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, ठीक है। इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करो तो ग्राफ किस तरह से आएगा इसका, 1 माइनस ई रेज़ पावर एक्स का ग्राफ है, तो ये एन डैश, इधर हमारा क्या है टी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, देखा होगा आपने, ये ग्राफ इसका आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है हमारा टी एन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे अगर वो रखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे रखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा एन नॉट, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखिए अब इसी में थोड़ी थोड़ी बातें और कर सकते हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती, जब हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट आधा डिके हो गया हो, तो आधा डिके हो गया इसका मतलब क्या है, एन इज इक्वल टू क्या रख देंगे, एन नॉट बाई टू। अब वो ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करेंगे, एन इज इक्वल टू एन नॉट रख दो। हाफ लाइफ की अगर बात करें तो एन इज इक्वल टू एन नॉट बाई टू रख दो, एन नॉट बाई टू रखेंगे तो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इसको ई के उधर में तो एल एन में आ जाएगा, यानी लैम्डा टी इज इक्वल टू एल एन टू, ठीक है ना। तो ये टी हाफ है यहाँ पर, तो हाफ लाइफ की वैल्यू क्या आ गई, एल एन टू बाई लैम्डा, ये होती है हाफ लाइफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या बस हमें करना क्या था, हाफ लाइफ का मतलब उस टाइम पे आधे जो पार्टिकल हैं वो डिके हो चुके हैं, आधे बचे हुए हैं। आधे बचे हुए का मतलब क्या, एन नॉट बाई टू, तो यहाँ पर सिंपल क्या रख दिया, एन नॉट बाई टू, ठीक है। अब और भी छोटी छोटी बातें कर सकते हैं कि हमारे पास जो एवरेज लाइफ होती है, एवरेज लाइफ किस तरह से निकालेंगे, देखो ध्यान से। एवरेज के निकालने का तरीका क्या होता है, डी एन टी बाई टोटल जो पार्टिकल थे एन नॉट, इसको सॉल्व करोगे ये हो गई एवरेज लाइफ, ठीक है ना। इसको आप कुछ भी दिखा लो, टी एवरेज कर लो, तो टी एवरेज दिखाएंगे तो ये हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आता है दैट इज 1 बाई लैम्डा। अब इसको सॉल्व करके देखते रहो, टाइम पास कराएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो 1 बाई लैम्डा, ये हो गई एवरेज लाइफ। और कुछ बचा इसमें, कुछ नहीं बचा।
ठीक है ना। एक्टिविटी एक चीज और होती है, कभी कभी डिफाइन कर दिया जाता है एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी जो सिंपल होती है वो रेट के बराबर होती है, रेट ऑफ एक्टिविटी, सॉरी रेट ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो डिके होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी। उसमें कोई बहुत खास बात नहीं, उसको हम सिंपल ए से दिखा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसका फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ये है नहीं, सिर्फ छोटी छोटी बातें थी। रेडियो एक्टिविटी डिके की जो रेट होती है, क्या उसकी हाफ लाइफ होती है, बहुत छोटी छोटी बातें थी, ठीक है ना। जो मेन बात थी वो हम लोगों की अल्फा डीके बीटा डीके, और इस पर कभी कभी छोटे छोटे सवाल भी बन सकते हैं, कोई बहुत खास बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक की क्या ये अंतिम बातें थी हमारे इस अध्याय की, हमारे इस चैप्टर की। तो आज से हमारा रेडियो एक्टिविटी का जो ये चैप्टर है, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स का जो कोर्स है ये ख़त्म हो गया है। अब जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या आप मेरी यूज़र आईडी आपको नीचे दिख रही होगी मिस्टर फिजिक्स 31 के नाम से, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको, परमानेंट एक्टिव तो नहीं, लेकिन जब भी आपका कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो आई विल ट्राई कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलो अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। इसके अगर चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बताओगे तो एक आध प्रैक्टिस सेशन अपन कर लेंगे, इसमें पुराने आए हुए जैम बीएससी वगैरह के जो भी आपके पीआई होंगे, आप जो बताओगे वो अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वरना कोर्स आपका खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं किसी अगले कोर्स में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।